स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सेंटअप एग्जाम जिन भी बच्चे का हो गया या होने वाला है, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका टोटल का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों का आंसर की देखेंगे, यानी आंसर जानेंगे कौन कौन आंसर सही होंगे। सो प्लीज़ आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिन भी बच्चे का हो गया उन सारे बच्चे भी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके सेंटअप एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब आपके लिए दिशा निर्देश रहता है हर साल, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम भी कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के 2-2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश के वेग का सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसमें, कांच में, मिट्टी में, या वायु में, या शून्य, या निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो आप लोगों को मालूम है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, यानी प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिज्म उपकरण से संभव है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर, बी ये 2.5 या 25 मीटर, या 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका सामान्य नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, तो 4 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। करेक्ट आंसर आपका 5 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि, या अदिश एवं सदिश राशि, ये इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं विद्युत विभव कौन से राशि है, तो अदिश राशि है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। आपके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, साइड मिरर के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, यानी मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में जो शीशे लगे रहते हैं, उस रूप में हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण, या प्रिज्म का। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे। आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन का है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। तो किस तरफ मुड़ जाती है, तो आपका अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेस्ला होता है। यह पहली बार यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था, समांतर क्रम पार्श्वक्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध को कितने प्रतिरोध R1 तथा R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा। देखिए प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न का समांतर क्रम पार्श्वक्रम से 2 जुड़े प्रतिरोध कौन कौन R1 और R2 है, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, तो आपका 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। जूल कुलुम जेसी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यानी जूल कुलुम किसे कहा जाता है, वोल्ट को, ओम को, एम्पियर को, या वाट को। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाट को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। और इसका निवारण के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे शरीर में जो विद्युत आपूर्ति, यानी हमारे शरीर नहीं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 विभवांतर पर दृष्ट धारा होती है, या 12 विभवांतर पर दृष्ट धारा
होती है, 220 विभवांतर पे प्रत्यावर्ती धारा होती है, या 12 विभवांतर पे प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक क्या है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट बिजली का सुचालक है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे, आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान आपसे पूछिए तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी विजातीय यौगिक कौन है, चुनापत्थर, खड़िया, समांतर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर आपका डी। विजातीय यौगिक पूछे तो आपका करेक्ट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, तो आपका 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaHCO3 यह हो जाता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए 2000 आपका है ना सेंटअप एग्जाम हुआ ना, तो इसमें से ना आपका क्वेश्चन बैंक से काफी ज्यादा क्वेश्चन लिया गया। 2011 और 2012 से काफी ज्यादा और 13 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी किए होंगे तो इस सभी प्रश्नों को एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन ने कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। आपको यह क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुका हूं। तो 3 का आपका 20 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C3H4 के बीच 3 आबंध होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए प्रश्न पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं यह किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे, आपके लिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। 22 नंबर बहुत ही गजब का प्रश्न है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, 4 होता है। 22 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो अम्ल राज में HCl और NHO3 का अनुपात पूछ रहा है। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1:3 होता है। कितना होता है, तो 1:3 होता है। और इसी को अगर ऐसे कर देता तो आपका यही बदल का 3:1 हो जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हमारे शरीर में पीएच मान की किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, यानी हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 से 7.8 तक जो हमारा अगर शरीर का पीएच मान रहता है तो बहुत ही अच्छा तरीका से कार्य करता है। कमने से भी तबीयत मेरा बिगाड़ हो जाता है और बढ़ने से भी तबीयत मेरा बिगाड़ हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में रहती है। तो कमरे की ताप में द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आपका 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, स्टील हाल्ट का आयुपिक नाम क्या होता है, एथेनॉल या एथेनेल या एथेनॉल या एथेन। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टील हाल्ट का आयुपिक नाम क्या होता है। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एथेनेल। क्या हो जाएगा, एथेनेल होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, यानी निम्न में से कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त होती है। तो हम जानते हैं धातु के वेल्डिंग के रूप में हम किसे प्रयोग करते हैं। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एथाइन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में बात करेंगे। आपके लिए प्रश्न पूछा गया 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रक नियम दिया था, यानी नियंत्रक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डोब रेनर है। किसने दिया था, तो डोब रेनर ने दिया था। यह क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखने को मिला है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है सेंटअप एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए आपके लिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 है। कितना है, 7 है। अगले वर्गों की संख्या तो 18। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम आपका क्या हो जाएगा। तो 30 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन यानी निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, वायु, जल, मृदा या इनमें से सभी। तो 31 का आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या जो प्राकृतिक संसाधन या सभी संसाधन है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीका से याद है, क्या हो जाएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या ए हो जाएगा यानी 20 होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल या सूर्य प्रकाश या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 33 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल और सूर्य प्रकाश यह सभी आवश्यक है। काफी इजी क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो अपघटक कौन है, तो 34 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अपघटक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे आपके लिए 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पपीता। क्या होगा, पपीता में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मटर का चयन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते उसे क्या कहते हैं, यानी जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते उसे हम क्या कहेंगे, तो आपका 37 का एकदम जनन द्वारा करता है अपने संख्या में वृद्धि। ठीक है, यह आंसर बहुत ही गजब का है। चलिए अगला प्रश्न, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे आपके लिए 39 नंबर प्रश्न। 39 में स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है, तो स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न है आपके लिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, तो कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है और दे भी सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। यहाँ पे ओ पॉजिटिव है, जो सभी से ले सकता है, दे भी सकता है। चलिए और आप 41 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। 41 नंबर प्रश्न करा मेंडल का प्रथम नियम है, मेंडल का प्रथम नियम है मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम या पृथक्करण का नियम या प्राकृतिक चयन का नियम या इनमें से कोई नहीं, तो मेंडल का प्रथम नियम कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है, तो पुनरुद्वन का उदाहरण कौन है, तो आप लोग बायोलॉजी में बहुत ही बेहतरीन तरीका से युधिष्ठिर द्वारा पढ़े होंगे, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भपात में सुरक्षित अवधि कितनी होती है, यानी गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, 4 माह के भीतर या 6 महीने के भीतर या 3 महीने के भीतर या 5 महीने के भीतर, तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 महीने के भीतर यानी गर्भपात की सुरक्षित अवधि होती है। इसमें महिलाओं को खास करके ख्याल रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो भागते या दौड़ते समय आपका कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो करेक्ट आंसर आपका थॉयरोक्सिन होगा। ठीक है, ए होना चाहिए, ये ए होना ही चाहिए, हाँ ठीक है, थॉयरोक्सिन ही होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है 45 नंबर प्रश्न का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, तो पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी कर रहा है, कौन निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, एंजाइम लार में कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो 47 का एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, टाइलिन लाइन लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कौन सा निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है, तो निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लंबा प्रभावी गुण है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेंस का सूत्र है, तो लेंस का सूत्र आपसे पूछे तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो
जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यह हो जाएगा आपका लेंस का सूत्र। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, यानी द्विअवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विअवतल लेंस को कहते हैं तो अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार के लेंस, तो इनमें से सभी। आपका करेक्ट आंसर 50 का क्या हो जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, बाबा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो पहले ही क्वेश्चन पे बता दिए थे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कौन रंग खतरे के सिंगल में उपयोग होता है, कौन रंग को हम खतरे के सिंगल के रूप में उपयोग करते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाल है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अगर हम अगर बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन की तैयारी किए रहेंगे ना, तो न्यू क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो हमारा क्वेश्चन लगभग में सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु हमें यह करना पड़ेगा कि 100 के 100 क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, तब जाकर हम आंसर सही से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो बच्चे सीधे लगातार लगाते चलेंगे और 50-60 पे ही वो पूरे खत्म कर देंगे, तो इसमें उनका गलती हो सकता है। आपका 54 नंबर प्रश्न करा विद्युतमन्य तार का सामान्यतः होता है, यानी विद्युतमन्य तार सामान्यतः होता है, कैसा होता है, काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, या हल्के रंग का। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग का होता है विद्युतमन्य तार। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करें, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या इनमें से सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो 56 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 6.2 गुने 6.25 गुने 10⁻18, यह आपका क्या हो जाएगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन नाभिकीय विखंडन को यांत्रिक करने में प्रयुक्त होता है, यानी कौन नाभिकीय विखंडन को यांत्रिक करने में प्रयुक्त होता है, यानी उसका उपयोग करते हैं। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैडमियम की छड़। क्या हो जाएगा, कैडमियम की छड़। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो 60 का करेक्ट आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, अपघटन क्रिया का उदाहरण है, तो 2KClO3 इंटू डैश उसके बाद 2KCl प्लस 3O2, यह हो जाएगा अपघटन क्रिया का उदाहरण। आप लोग अपघटन की परिभाषा को जानते होंगे तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये 61 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है, तो 61 का आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CHCl3, यह हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, आपके लिए 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन लवण है, यानी निम्नलिखित में कौन लवण है, NaCl या HCl या KOH या NaOH, तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो 62 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, NaCl, यह लवण है। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे, 63 नंबर को लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की Fe का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, Fe26, क्या हो जाएगा, Fe26, यह करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, आपके लिए 64 नंबर प्रश्न में किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं, परिभाषित कीजिए, तो उसका आपको परिभाषित करना पड़ेगा। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम है, जो जिसे हम आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो 65 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, Fe का, क्या हो जाएगा, Fe का, यानी लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, आपके लिए 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, धातु के
ऑक्साइड होते, धातु के ऑक्साइड होते क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो 66 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्षारीय होते। क्या होते हैं? क्षारीय होते। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार इस क्वेश्चन का तैयारी भी करा चुके हैं। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 68 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए पूछा गया 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन, रबर एक बहुलक है, एथिलीन का, प्रोपीन का, या स्टीलिन का, या आइसोप्रीन का? तो रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है? तो 69 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन का कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे इस पूरे 80 प्रश्न को इतना बढ़िया से रट जाइएगा ना कि अगर एग्जाम में आए ना तो एक प्रश्न भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछ लेता है, हालांकि एक दो क्वेश्चन मिलेगा, और अगर छूट जाता है आपको तो समझिए बहुत गलती कर रहे हैं आप। तो कार्बन के अपरूप है, तो 70 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन आपका कार्बन का अपरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगर ऐसा जोड़ा पूछता तो आपका कितना होता? 23 होता। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर 72 का। अगले प्रश्न पे बात करेंगे आपके लिए 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, या ग्लोमेरुलस, या जाइलम? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 73 का आपका बी कहते हैं, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे आपके लिए 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया किसमें पूर्ण होता है? तो पाचन क्रिया आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़े होंगे, हमारे युधिष्ठिर सर के द्वारा साइंस में बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया गया है। अगर साइंस अगर आपका कमजोर है, बायोलॉजी कमजोर है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या? पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो 74 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में पूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था, उच्च रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो 75 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए प्रश्न पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन, एड्रोजेन है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, या पाचक रस, या इनमें से कोई नहीं? तो एड्रोजेन क्या है? तो 76 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और पहली बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष का मैथुन अंग है। तो पुरुष का मैथुन अंग आपसे पूछे तो क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा, सीसन। क्या हो जाएगा? डी होगा इसका राइट आंसर, सीसन। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे 79 नंबर पे तो बात कर लिए। चलिए आपके लिए 80 सॉरी एक मतलब देख लेते हैं 79 पे ना, हाँ नहीं ये रहा 79 नंबर प्रश्न पे बात नहीं किए थे। 79 नंबर प्रश्न का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो एस्पिंस। क्या हो जाएगा? होमो एस्पिंस। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 80 नंबर प्रश्न बीज पत्र का कार्य है। तो बीज पत्र का क्या कार्य होता है? तो बीज पत्र का कार्य होता है आपका ए, सुरक्षा करना। क्या होता है? सुरक्षा करना। तो थैंक यू सो मच माय ऑल। आज हम सेंटर एग्जाम के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का राइट आंसर देखिए, और कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को शेयर करेंगे, ताकि हम उस डाउट पे वर्क करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, यूं ही तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।